एक चीज प्रायोरिटाइज करके बताएं कि आप सबसे बड़ा खतरा क्यों मानते हैं और वो कौन है। एक तो बम फोड़ने वाले सीमित हैं और उनको पहचानना आसान है, पर ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है ना, ये बहुत ज्यादा एक तो व्यापक है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे अपने लोग इस गिरोह में छुपे हुए हैं। इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो हमारे जैसे लगते हैं मोर और लेस। और 2014 में भारत सरकार ने कहा था कि भारत में लगभग 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बसे हुए हैं 2014 की बात। 10 साल हो गए, आज कितने होंगे? Room for perhaps the biggest threat, which is the creeping and the everyday phenomenon of mass conversions. In the coming years, the church is going to, play a major role. It is lying low. The end goal of conversion is to भाई के बीच में लड़ाई करवाना. So the biggest and the most disastrous example is a genocide that happened in Rwanda in the 1990s. Same tribes. ये शुरू होता है गोधरा में। टारगेट हिंदू कंसोलिडेशन। इनको मालूम था कि ये मोदी आएगा, मोदी का राइज होगा, हिंदू कंसोलिडेशन होगा। हिस्टोरिकली नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, ये सब हिंदू कंसोलिडेशन से बहुत डरते थे। सर, आज की कांग्रेस पूरी तरह खालिस्तानियों की गोद में बैठी। आज खालिस्तानियों का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर देश में कोई है तो राहुल गांधी। 27 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, विवेकानंदा कॉलेज में मद्रास में, देयर वाज अ बांग्लादेशी गाय हु वाज जस्ट स्टिकिंग अराउंड क्योंकि उसको इंडियन पासपोर्ट चाहिए था। ही गॉट हिज इंडियन पासपोर्ट एंड देन ही वेंट अब्रॉड ऑन इंडियन पासपोर्ट। पर ये कैसे रोकेंगे? The church is the second largest landowner in India, apart from the government of India. Now, where did this church get so much of land? Yeah, so what's the deep state? It's an extra democratic power center that exists in the US, and the results of elections don't affect it at all. Whoever is the president doesn't matter. These are people who are unelected and they are always in power. How can Nagaland call itself a separate Christian country? 90% plus. It was a handiwork of one pedophile, one total scoundrel called Barrier Elvin, who was the pet favorite of a great man, our first prime minister named Nawab Nehru. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. Let me start by asking each one of you. Now, there's several aspects to internal security and this whole Bharat Re टुकड़े होंगे. One is the actual kinetic जो होता है, यानी कि एक्चुअल में बम फाड़ना, टेररिज्म करना, एटसेट्रा, सेसेशनिज्म करना. और दूसरा होता है जो लाउडर. हाँ, इज दिस बेटर? ओके, येशु 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 येशु. हाँ, तो देखिए, ऐसा है कि काइनेटिक होता है जहाँ बॉम्ब फाड़ते हैं और बंदूक चलाते हैं, और नॉन काइनेटिक होता है जो एक किस्म से क्या इंटेलेक्चुअल मेंटल टेररिज्म होता है. तो मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ कि कोई एक या तो काइनेटिक या तो मेंटल टेररिज्म में बस एक चीज़ प्रायोरिटाइज करके बताएं कि आप सबसे बड़ा खतरा क्यों मानते हैं और वो कौन है. देखिए, बम फोड़ने वालों को, एक तो बम फोड़ने वाले सीमित हैं और उनको पहचानना या आसान है, पर ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है ना, ये बहुत ज़्यादा एक तो व्यापक है और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे अपने लोग इस गिरोह में छुपे हुए हैं और चूंकि वो हमारे जैसे हैं, उनके नाम हमारे जैसे हैं, पहनावा हमारे जैसा है, हमारे जैसा वो तिलक कलावा भी धारण किए होंगे, पर उनका जो सेक्युलरिज्म है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन है. इसलिए वो दुश्मन है जो हमारी सेना में घुसा हुआ है, छिपा हुआ है, इसलिए उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए वो ज़्यादा बड़ा खतरा है. इसलिए ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म वाले, इनको सबसे पहले, जैसे पीपल लाइक वो जो अभी जिसकी शादी हुई है अभी, वो है ना, वो जो बॉलीवुड में थी, स्वरा भास्कर. हाँ, अब स्वरा भास्कर जो है वो उस गिरोह की सरगना बनी हुई है तो हमारी है ना. वो ज़्यादा बड़ा खतरा है. मैं आरफा खानम शेरवानी से ज़्यादा बड़ा खतरा स्वरा भास्कर को मानता हूँ. ये पहचान करना जरूरी. बिल्कुल सही. और अभिजीत जी, आप क्या मानते हैं? प्रायोरिटाइज वन एंड व्हाई. अगर मैं एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करूँ विच इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, मैं कहूँगा इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल इमिग्रेशन इनटू इंडिया. भारत के अंदर इट्स सबसे बड़ा थ्रेट एक्चुअली मेरे हिसाब से ये है इस समय, क्योंकि जो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं वो हमारे जैसे लगते हैं मोर और लेस. और
2014 में भारत सरकार ने कहा था कि भारत में लगभग 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बसे हुए हैं। 2014 की बात है, 10 साल हो गए। आज कितने होंगे? 10 करोड़ हो गए। और रोहिंग्यास भी हैं और कुकीज़ भी हैं। कितने कितने आते रहते भारत में, और भारत में आकर उनके लिए इतना आसान है टू गेट आधार कार्ड और जितना भी डॉक्यूमेंटेशन, और एक बार वो हो गया देन यू आर एसेंशियली अ सिटीजन। तो ये मेरे हिसाब से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन। हमारे डेमोग्राफिक्स को री इंजीनियर किया जा रहा है। मैं कन्वर्जन की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन। सो आई थिंक दैट इज अ जेन्युइन वेरी लार्ज नेशनल सिक्योरिटी इशू दैट परहैप्स इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड राइट नाउ। एब्सोल्युटली। संदीप जी, आपका क्या सोच विचार है इस बारे में? व्हाट इज योर वन बिग थ्रेट एंड व्हाई? There's no one big threat. I place. यू हैव टू प्रायोरिटाइज। I have to prioritize. Okay. Since these gentlemen have covered the intellectual terrorism and illegal infiltration, that leaves the room for perhaps the biggest threat, which is the creeping and the everyday phenomenon of mass conversions. Mass meaning it could be, in terms of large numbers in a public gathering of evangelism, but even more dangerously, the crypto conversion that happens. Ki Sunil Rajashekar, who would guess that this man was once arrested? He was working in a newspaper as a journalist. और pastor Samuel Pastor Samuel, or you, for example, Abraham. So he's converted. So this, I think, in the coming years, the church is going to, play a major role. It is lying low. And it thinks, look, the evangelical industry has an experience which is unbeatable. It has an experience of 800 years in not just conversion. What the end goal of conversion is to buy ke beech mein ladai karwana. So the biggest and the most disastrous example is a genocide that happened in Rwanda in the 1990s. Same tribes. Once they, one part of the tribe got cut off from its mother root, and then it gained sufficient numbers. Bye ke beech mein ladai ho gaya, which resulted in a genocide. Next example, even more recent, East Timor. It is one of the bloodiest genocides that, the conversion machinery has ever undertaken. And it has been successfully whitewashed to the extent that 99% of East Timor is totally Christian, and they have no memory of their pre-Christian past, which is largely derived from Hindu roots. So East Timor, before it became Christian, was part of the larger cultural empire of India, which still exists in places like Indonesia, parts of Malaysia, Bali Island, all these places. So East Timor was that. Now it's 99% Christian, and it was a bloody war. It became Christian once, because of a bloody war. What, for example, what is happening? How can Nagaland call itself a separate Christian country? 90% plus. It was a handiwork of one pedophile, one total scoundrel called Verrier Elvin, who was the pet favorite of a great man, our first Prime Minister named Nawab Nehru. So he literally handed over the entire Northeast to these guys, to Verrier Elvin. And I'll just give one last data point before I pause my submission. So this guy had a free run throughout Northeast, not including Assam. Yes, parts of Assam too. But the point is, he was such a pervert that he would take young girls, underage girls, 12, 10 years old, and he would perform bedroom experiments with them, and he would record them meticulously in his journal. And a guy, an absolute scumbag named Ramachandra Guha, writes a celebratory thick volume, extolling and glorifying Verrier Elvin. So if this is not a threat, if this creeping Christianity is not a threat, they take over your land, and with government funds they do this. And remember all your charitable institutions, educational institutions and hospitals. Key areas, one, a hospital impacts the patient and his family's psyche. So you are at your vulnerable place out there in a hospital. So they use that as a conversion factory. And every hospital, every educational institution run by
Christians is invariably attached to a church of some denomination. So unless we wake up to this, future is not going to be good. Right. Thanks. कर्नल सिंह, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी और क्यों? देखिए, मेरा तो पहला प्रायोरिटी जो आज का शीर्षक है, टुकड़े टुकड़े, इसका जो ट्रैजेक्टरी और एक्सपेंशन जो है ना टुकड़े टुकड़े का, ये अभी तक कोई 22 साल का, मतलब आप इसका ट्रैजेक्टरी देखिए, शुरू हुआ था गोधरा से और ये पहुंचा है हरियाणा इलेक्शंस में। ऊपर वाले का मेहरबानी है कि हरियाणा में अभी थोड़ा सा इनको सेटबैक मिला है। ये शुरू होता है गोधरा में। टारगेट हिंदू कंसोलिडेशन। इनको मालूम था कि ये मोदी आएगा, मोदी का राइज होगा, हिंदू कंसोलिडेशन होगा। हिस्टोरिकली नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, ये सब हिंदू कंसोलिडेशन से बहुत डरते थे। उसके बाद क्या होता है कि वो विफल हो गए, उनको लगा कि मोदी रिज़ाइन कर देगा किसी तरह, वो हुआ नहीं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने फिर 26/11 करवाया, फिर हिंदू कंसोलिडेशन को रोकने के लिए, वो भी विफल हो गया। उसके बाद से इन्होंने, जब ये ख़त्म हो गया, इनको उम्मीद नहीं थी कि 2009 में ये पावर में आएंगे, तो कुछ दिन शांत रहे। उसके बाद आप देखेंगे मोदी पर असैसिनेशन अटेम्प्ट शुरू हो गए, ठीक है, वो भी चलता रहा। और फिर इन्होंने एक फिनोमिनन कॉल्ड अरविंद केजरीवाल क्रिएट किया, ठीक है। केजरीवाल को आपको मालूम है उसमें कौन एनजीओज लगे हुए थे। यहाँ से रिज़ाइन किया, वाराणसी गया तो, और इसका चर्च के साथ क्या कनेक्शन है केजरीवाल का सब जानते हैं। तो वो जो 22-23 एनजीओ जो वाराणसी में गए थे, उसमें आधे मोहनदास करमचंद गांधी के नाम पे थे, सारे के सारे बैक्ड बाय द चर्च, और बाकी सब फॉरेन एनजीओज थे। वो विफल हो गया। फिर मोदी को रोकने के लिए जब ये सारे तरतीब इनके फेल हो गए, तो इनका आखिरी जो अटेम्प्ट था, उस समय मैं वहाँ पे था मौजूद, 2013 में पटना में जब असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ। और फिर क्या होता है सर कि 2016 से ये टुकड़े टुकड़े वाला फिर ये फिनोमिनन शुरू होता है, जब ये सारा मतलब ये फेल होता है। तो जेएनयू में अगर उसको उमर खालिद और कन्हैया को लाया गया, तो ये क्या था? फर्स्टली हु वाज आर्किटेक्ट एक पाकिस्तान एम्बेसी में एक उनका आदमी था, इकबाल चीमा, जिसने उसको किया था उसमें, ठीक है। ये पूरा स्क्रिप्ट तैयार किया था, अपने लोगों का भी उसमें योगदान होगा। तो पूरी दुनिया को वो देखें कि माओवादी, कश्मीरी सेपरेटिस्ट, जिहादी एक प्लेटफॉर्म पे आए। वो एक ट्रायल बलून था। But sir, when you say this, who are you blaming for this? Is this the Pakistanis or the deep state? No, it is the deep state. और पाकिस्तानीज नहीं, I totally blame the proxies within the country. जो हमारे अंदर में जो पाकिस्तान बसा हुआ है, ठीक है ना। अब जस्ट मैं 1 मिनट लूँगा। उसके बाद क्या होता है कि फिर ये एक्सपैंड करता गया टुकड़े टुकड़े। इट एक्सपैंड्स इन शाहीन बाग, वही लोग आ गए। और देखिए कि क्या ट्रैजेक्टरी है। वहाँ से हो गया, वो चिकन नेक की बात कर रहा है कि चिकन नेक को हलाल कर देंगे, ठीक है ना, वहाँ तक पहुँच गया। और उसके बाद किसान आंदोलन में, आपने सो कॉल्ड किसान आंदोलन में, वो और फैल जाता है, ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े वाला। अब होता क्या है कि तब जाके इन्होंने फिर टुकड़े टुकड़े का एक इलेक्टोरल रूट लिया, मेन स्ट्रीम किया कन्हैया को। उमर खालिद को भी ये मेन स्ट्रीम करना चाहते थे, ठीक है ना, इसको मेन स्ट्रीम करने का कोशिश किया। और उसी समय राहुल गांधी, आपने देखा होगा कि वो बात करने लगा कि इंडिया इज़ नॉट ए नेशन, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब ये ट्रैजेक्टरी चलता आया, और ये वो भी नहीं सफल हुआ, वो इलेक्टोरल। तब इनका हरियाणा के बारे में, दे हैड वेरी डेंजरस प्लान्स। थैंक गॉड आरएसएस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इसकी क्रिटिकलिटी को उन्होंने वो किया। नहीं तो मैं आपको कहता हूँ, अगर रिजल्ट विपरीत होते तो अभी सिंगूर बॉर्डर खुल गया होता, खालिस्तानी घुस गए होते, और दिल्ली पर एक सभी माओवादी, चर्च, एनजीओ सभी मिलके एक
दिल्ली पर, जैसा कि आपने बांग्लादेश पर असॉल्ट, यानी कि एक नया एनएसी, बट एनएसी ऑफ एनर्किस्ट्स। वो पहले वाले एनएसी भी एनर्किस्ट ही थे। आई मीन वो टेबल वाले एनर्किस्ट थे, ये रास्ते वाले एनर्किस्ट हैं। पंडित जी, ये वही इन अ डिफरेंट वे वो वही बोल रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि आपने बोला जो हमारे अंदर जो फिफ्थ कॉलम्स हैं वही सबसे बड़े थ्रेट हैं, पर इसमें हम कैसे ये डिफरेंस करेंगे कि क्या जेन्युइन डिसेंट है और क्या ट्रीजन है? क्योंकि कई बार अगर हम बोलते हैं कि भाई ये देशद्रोही है, वो जेन्युइन डिसेंट भी हो सकता है। आई मीन सोवियत संघ में ये सब में यही होता है ना कि हर बंदा जो भी डिसेंट करता है उसको ट्रेटर माना जाता है। आप कैसे मानेंगे? एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए या एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड दीजिए वेयर वी कैन से दिस पर्सन इज नॉट अ ट्रेटर पर ये ट्रेटर है। एक तो कर्नल साहब ने जो बोला ना कि नए नए लोग भर्ती होते गए, सर इस गिरोह में जो सबसे लेटेस्ट, सबसे नया रंगरूट भर्ती हुआ है ना, वो हुए हमारे पहलवान। हमारे पहलवान जो थे वो सबसे नए रंगरूट भर्ती हुए। और सर, और आगे सुनिए, मैं पंजाब में रहता हूँ और पिछले 15 साल से तो लगातार रहा हूँ। सर आज तक कांग्रेसियों ने कोई भी पाप किया, पर यह मानना पड़ेगा कि खालिस्तानियों को मुंह नहीं लगाया था। सर आज की कांग्रेस पूरी तरह खालिस्तानियों की गोद में बैठी हुई। आज खालिस्तानियों का सबसे बड़ा सपोर्टर अगर देश में कोई है तो राहुल गांधी। पर वो तो अरविंद केजरीवाल है ना। नहीं, वो तो पैदा है, अच्छा, वो था कभी। अरविंद केजरीवाल को जब खालिस्तान ने अपना दाव लगाया तो वो तो सबसे पहला दाव तो फेल हो गया, तब तो सरकार ही नहीं आई, अमरिंदर सिंह की आ गई थी। पर फिर मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूँ। जी, पहलवान बीजेपी के समर्थक नहीं है, हिंदुत्व के समर्थक नहीं है। यू डोंट हैव टू बी अ हिंदुत्व सपोर्टर टू बी एन इंडियन और अ पेट्रियोटिक इंडियन। बट ये पहलवान आप कैसे, ठीक है वो बीजेपी को समर्थन नहीं करते, हिंदुत्व का समर्थन नहीं करते हैं, उनका खुद का, विनेश को तो ये टिकट चाहिए था, वो लड़का कौन है वो, बजरंग पुनिया। हाँ बजरंग पुनिया, उसको भी टिकट चाहिए था। ये तो पॉलिटिक्स, सियासत में होता ही रहता है, बट इसमें देशद्रोह की कहाँ बात आई? तो जब आप देश को बदनाम करके, इंडिया इज नॉट अ कंट्री सेफ फॉर वुमेन, इंडिया इज नॉट सेफ फॉर वुमेन रेसलर्स, 1000 गर्ल्स वर मॉलेस्टेड बाय द रेसलिंग चीफ। सर इतना तो अजमेर में नहीं हुआ, जो सचमुच मैं आज तक का सबसे, है ना, अजमेर में भी तो संख्या थी 300 350 मैक्सिमम गई। इन्होंने 1000 बच्चियों को लांछित कर दिया, पूरे देश को बदनाम कर दिया। एशियन चैंपियनशिप हमारे यहाँ से इसलिए विड्रॉ कर ली गई कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री सेफ फॉर वुमेन, जस्ट टू बिकम द रेसलिंग चीफ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंटशिप के लिए। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? तो बीजेपी को गाली दीजिए, देश को मत गाली देश दीजिए। मैं तो कहता हूँ, अरे भैया तुम मोदी को गाली देते थे, देश को देशद्रोही हो गए भाई। पीछे जो कुछ भी इन्होंने किया, मतलब यू आर गेटिंग, मतलब आपको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है? पन्नू से। राहुल गांधी कहता है कि पंजाब में आप पगड़ी पहन के गुरुद्वारे में नहीं जा सकता, पन्नू वाह वाह बोल रहा है, कांग्रेस एंजॉय कर रही है। मतलब आपको यही नहीं पता कि कहाँ पे मोदी को क्रिटिसाइज करना है और कहाँ आप देशद्रोह कर रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। अभिजीत जी, यू ब्रॉट अप दिस थिंग की इलीगल इमिग्रेशन, पर इलीगल इमिग्रेशन का सबसे बड़ा हाथ तो हमारे, मैं कंटेम्प्ट में नहीं जाना चाहता हूँ, पर आपको पता है कौन कंटेम्प्ट लगाएगा, वो कर रहे हैं, क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने ही बोला था, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन रोकने वाले भी वही हैं, और उसका जो चेकिंग मेथड है कि भाई अगर आप नेटिव हो या नहीं हो, वो भी वही माइक्रो मैनेज किए जा रहे हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि लोग आते रहते हैं, उनका तो, आई विल टेल यू दिस वाज, अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बट 27 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, विवेकानंदा कॉलेज में मद्रास में, देयर वाज अ बांग्लादेशी गाय हु वाज जस्ट स्टिकिंग अराउंड, क्योंकि उसको इंडियन पासपोर्ट चाहिए था। ही गॉट हिज इंडियन पासपोर्ट, राइट, एंड देन ही वेंट अब्रॉड ऑन इंडियन पासपोर्ट। पर ये कैसे रोकेंगे हम? कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए, क्योंकि ये सरकार में तो ये कंटेम्प्ट लगाने वालों को फेस अप करना भी बहुत डर लग रहा है उनको। तो गिव मी अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन।
Yeah, that's very important. Practical solution. So the question we have to ask ourselves is, ये जो बांग्लादेशी और जो भी infiltrators आते हैं भारत में, वो बसते कहाँ हैं? Where do they settle down? And the answer to that question is that they are settling down among us in our cities. देखिए कैसा होता है. Let's talk about some hypothetical Indian city, metropolis, let's say, okay? And it has a lot of public land, and you have these corporators and politicians who need vote banks. तो slum खड़ा कर देंगे. And the slum is filled with Bangladeshis and Rohingyas. That's what's happening. So if you want to address this problem, we have to go down to the grassroots and deal with these corrupt people, the bureaucrats, politicians, corporators, whatever it is. If we can deal with that and launch an actual war on corruption, then I suppose we could start dealing with the पर problem. जो आपने सॉल्यूशन दिया ये प्रैक्टिकल कैसा है? दिस इज लाइक टेकिंग आई लैश एंड सेइंग, वो जीनी का वो स्टोरी है ना, आई विल डू एनीथिंग यू वांट, बट देन ही गिव्स हिम द आई लैश हेयर एंड सेज यू मेक दिस स्ट्रेट, व्हिच इज इम्पॉसिबल टू मेक स्ट्रेट. हाउ डू वी डील विद दोज कॉर्पोरेटर्स एंड थिंग्स? क्योंकि वो जो कॉर्पोरेशन लेवल का जो भ्रष्टाचार है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो लैंड ग्रैबिंग का है. वो बांग्लादेशियों को लाते हैं, 500 को उसको 1 गज ज़मीन चाहिए, उस पे बसा देते हैं और फिर लैंड उनका बन गया. ये तो पुरानी दिल्ली में होता है, जहाँ सडनली आउट ऑफ नोवेयर कोई ये क्या टूम्ब बना देता है, कि टूम्ब को क्या, दरगाह हाँ मज़र हाँ मज़र बना देते हैं, बस 10 फुट आगे बना देते हैं, उसके अंदर कोई होगा भी नहीं, और फिर 3-4 साल बाद उनका घर का कॉम्पाउंड भी उधर तक बढ़ जाता है. हाउ डू वी, सो करप्शन, हाउ डू वी स्टॉप इट? बिकॉज it's such a huge topic. It's a gigantic, enormous topic, and the entire country essentially runs on corruption. Yeah. So I think it will depend on the individual state governments. If a state government is anti-infiltration, then they will have to actually take action on the ground. Beyond that, I don't see a solution. But फिर तो बंगाल तो चला ही जाएगा, because they're pro infiltration ना. Yeah, that's where it's coming from, right? The borders are open over there, essentially. Just to interject, sorry. No, I'm coming to a different. No. Apart from this corrupt corporators, etc., you forget the fact that extremely powerful leaders of the Muslim community, they have created entire enclaves, especially for Rohingya Muslims. OIC is a prime example of this. You go and check out the in and around Hyderabad Old City, the number of enclaves that he has created for these Rohingya enclaves, getting them naturalized, getting them Aadhaar cards, and they'll be his permanent vote bank and a permanent headache for the rest of us. So, in your thing of illegal conversion, the main thing about illegal conversion is wherever it happens, there is usually कोई एक militant movement आ जाता है, या तो पहले वो social disobedience movement से शुरू करता है, फिर नॉर्थ ईस्ट की तरह फुल फ्लेज्ड इंसर्जेंसी बन जाता है, ठीक है ना. और उसका फंड्स भी हमको पता है कि प्रेस्बिटेरियन चर्च और मेथोडिस्ट चर्च नॉर्थ ईस्ट में तो दे रहे हैं. और जो कूडंगुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपको याद नहीं होगा शायद, जब कूडंगुलम पावर प्लांट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, वो पूरा चर्च फंडेड था. Church funded that. The routing is interesting. Sunday Guardian published, the whole money trail about, especially about Kudankulam, and it traced, that article, news report traced the source of the money all the way back to Srimati Hillary Clinton, who was Secretary of State. She routed this illegal stash of money to various church organizations, basically spreading the bounty along to various church-based organizations in Norway and other Scandinavian countries, which then found its way to either England or Germany, and from there it made its way to Tamil Nadu. So their network is global. It is also decentralized, because the churches of every denomination sees India as the last non-Abrahamic civilization with a majority heathen population. It is the ultimate prize for these guys. Look, when you just imagine the geography of India, this is the 7th largest country in the world. It means a damn lot. And Western powers don't tolerate non-Western powers who have an entire large land masses, which is why they used to hate China so much until it became too big for their boots. So ये सब factors है. तो
मैं फिर आपसे थोड़ा कर्व बॉल पूछूंगा कि इस पे डील कैसे करें, क्योंकि इस्लामिक टेररिज्म हर देश को अफेक्ट करता है। और जो वो रेडिकल क्रिश्चियंस हैं, यूरोप में तो इतने नहीं हैं, बट अमेरिका में जो हैं, Especially Seven-Day Adventists and तो वो जो है Southern वो Baptists. मानते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म एक थ्रेट है। पर वही लोग जो सबसे लाउडली बोलते हैं कि इस्लामिक टेररिज्म थ्रेट है, वो कभी नहीं मानेंगे कि ये जो क्रिश्चियन इंसर्जेंसीज हैं ये थ्रेट हैं। इट इमीडिएटली दे बिकम द विक्टिम्स एंड दिस एंड दैट, एंड ऑब्वियसली द मुस्लिम कंट्रीज आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। तो आपका सोल्यूशन फिर क्या है? हाउ डू यू डील विद द पीआर फॉर दिस? हाउ डू यू डील विद द काउंटर इंसर्जेंसी फॉर दिस? This is a difficult question, but if the solution for this had to be found, it had to be found immediately after India got independence, which is in 1947. Let's give a नहीं नहीं, वो बोट data. चला नहीं गया। नहीं, मैं अब बोल रहा forward, हूँ, मैं going बोल रहा हूँ, forward. मैं बोल रहा हूँ। एक solution तब क्या था इसको prevent करने के लिए? Two things. The church is the second largest landowner in India, apart from the government of India. Now, where did this church get so much of land from? It It's was all leased gifted land. by the British. No, It's leased. Those leases have gift- expired. Yeah. Gifted by the British. ठीक है? Now, at that time, if we were serious about our national security and civilizational integrity and unity and the very survival of the Hindu society, they would have nationalized all this land. Blanket, no question. And the environment was conducive back then. So you allowed this to fester, and they should have brought in an anti-conversion law. That is in existence in आपकी Madhya पहली Pradesh and एजुकेशन Odisha. मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर was the one that used to propagate it. She was a Christian. She was she was a Christian. Crypto मतलब खुलेआम थी. अच्छा. So वो थी. Then there is one interesting anecdote. One Jesuit guy, he comes with various ideas and tactics. So they're always on the lookout for soul vulturing, no? Soul harvesting. So Felix Plattner. The name of the Jesuit is Felix Plattner. So he thinks of what is the best way to convert these fellows, because we don't know too many native Indian languages. And the missionaries that they import from abroad for these evangelical missions, it's very hard for them to learn a new language here with totally unfamiliar grammar, vocabulary, etc. So they're breaking their head. And they approach the Home Minister of India. His name is G.B. Pant, Govind Vallabh Pant. Though they approach him obviously with a very sweet talking, Jesus will cure you, save you, all this kind of stuff. So they tell him, why are you denying visas for our missionaries from abroad? We come here to do charitable work. Basically that spiel they give. And he hears them out and he says, why do you want to import foreign missionaries here? Why don't you train your pastors and your local clergymen who are converted Indian Christians? Train them. ये था caliber. ये हमारा sitting home minister. So anti-conversion law was implemented, which is I fully support. All of us should support. I think Madhya Pradesh was the first state to implement this, followed by Odisha. The problem with every single law, including anti-conversion law, is its implementation. Law enforcement agencies, especially the police, they are the guys on the ground. So beyond taking a complaint and arresting, an ordinary missionary, they don't know how to deal with it because they don't understand the long-term civilizational and societal impact. एक हवलदार क्या होगा उनका qualification, without meaning to demean a हवलदार. So this training has to occur at all levels. That this is just not some kind of random conversion from one religion to another. तो कर्नल साहब, मैं आपसे पूछूंगा, संदीप जी बोल रहे हैं कि हवलदार को पता नहीं है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज इनएक्शन। अभिजीत जी और पंडित जी बोल रहे हैं कि इट इज एक्चुअल करप्शन और ill intent on the part of the deep state, which is what you were alluding to. What steps are in place जो इन चीज़ों नॉन इम्प्लीमेंटेशन को चेक कर सकते हैं? मैं क्यों एक हिस्टोरिकल एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी रोमन एम्परर्स ने क्रिश्चियंस का परसिक्यूशन किया था, non implementation was not punishable. But the moment Emperor Honorius becomes the Christian emperor of Western Rome,
his innovation is he makes non-implementation a criminal punishable offense. When are we making non-implementation of government schemes a criminal punishable offense? Number one. And number two, आप थोड़े paths suggest कीजिए where the efficiency of this kind of counter propaganda can be improved. And third, आपके tenure के time कोई भी prosecute हुआ था within the system for non-implementation or possibly even colluding? नहीं, मेरे जीवन काल में तो ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम बना ये मिशनरीज़ का, हम लोग सब उस इकोसिस्टम के हिस्सा थे। हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल्स में इश्तिहार निकलते थे, वांट अ कॉन्वेंट एजुकेटेड गर्ल, ठीक है ना, फॉर मैरिज। वो मानसिकता तो बहुत गहराई में चली गई। लेकिन एक जो मुझसे लोग कहते हैं कि इसका सल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? हल है, चाइना ने आपको एक रास्ता दिखा दिया है। चाइनीज़ ने चर्च का, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है कोई भी चर्च बनाओ अपना, ये करो उससे, लेकिन जहाँ आपका कोई ये पोप टोप के साथ कोई आपका वो नहीं होगा, लिंक होगा, ठीक है। अब है क्या कि ये सारे के सारे जो इनका जो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बाहर से है, चाहे वो जिहादी हो, चाहे वो चर्च हो, ठीक है ना। हमको इस बात को समझना चाहिए। आपने अभी कहा ना कि उनको बोला कि तुम हिंदुस्तानियों को पादरी बनाओ, उनको पास्टर बनाओ। डू यू नो दैट ऑल द चर्चेज इन इंडिया, ठीक है, जो वेटिकन के द्वारा कंट्रोल्ड है, बिशप का अपॉइंटमेंट यहाँ पे पोप करता है, वेटिकन करता है, विच इज़ अ सॉवरेन स्टेट। तो एक्चुअली क्या है कि चर्च जो है यहाँ पर ये सॉवरेन एंटिटीज़ है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ। आपने पूछा, मेरे एक मित्र थे, उनके भाई जो थे वो अरुणाचल के मुख्यमंत्री थे, जेरोबोम गैमलिन। तो जेरोबोम गैमलिन, ये सोनिया गांधी को फ़ोन आया पोप से, वेटिकन से, कि ये जेरोबोम गैमलिन जो है वो ही इज़ नॉट फैसिलिटेटिंग कन्वर्जन्स, ठीक है, ही इज़ नॉट फैसिलिटेटिंग कन्वर्जन्स। सोनिया गांधी ने रातों रात, जो अरुणाचल का जो तिरप सेक्टर है ना, नागा प्रीडोमिनेंट है, 7 MLA सीट्स हैं वहाँ पे, उस सातों को सातों से रिवोल्ट करवा दिया अगले दिन, एंड जेरोबोम गैमलिन वाज रिमूव्ड, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या है, ये चर्च और सॉवरेन एनक्लेव्स। आपको ये कहा कि तुम्हारा ये पोप टोप से कुछ लेना देना नहीं होगा, ठीक है, ये वेटिकन वगैरह सर, से। implementation अलग बात है, हाँ। but are you even allowed to wiretap them and things when you know that they're like, so for example the Naga insurgency, we know कि बहुत सारे funds church से आ रहे हैं. Are you allowed to wiretap or track them, the paths and sources? सर, मैं बोला ना कि पूरा सिस्टम, जो लोग आपके सिक्योरिटी एपरेटस में हैं, जो पूरे इंटेलिजेंस एपरेटस में हैं आपके, वो सब के सब इसी इकोसिस्टम के बेनिफिशियरी रहे हैं, और उनके बच्चे भी उसी इकोसिस्टम के एक आपको मैं देता हूँ, मैं श्रीलंका के साथ मैं डील किया, और LTT वाज ऑन रैम्पेज। हमको सब मालूम था क्या है, यू ऑल्सो नो, आई मीन LTT का वो क्या बनावट क्या था, लेकिन किसी ने वो चर्च का एंगल सीरियसली नहीं लिया, और न मेरे को किसी ने बोला। जब हमारे सीनियर्स ने हमको इसका, दे वर नॉट इवन सेंसिटाइज्ड अबाउट इट। ये तो जब मारा गया प्रभाकरन, तो ये तो क्रिश्चियन बना हुआ था, इसका जो नंबर 2 है वो क्रिश्चियन, वो एंटन बालासिंगन जो उसका पॉलिटिकल आइडियोलॉग था वो क्रिश्चियन था। ये सर सेंसिटिविटी अभी आई है, ये अभी आई है, और ये बंद होगा। मुझे ये मणिपुर में जो आप देख रहे हैं क्या है, ये बैप्टिस्ट चर्च। आपको एक जस्ट 1 मिनट एक उदाहरण दे दूं मैं, कि अमेरिका has that is US has about 159 bases, 159 countries में 750 bases, 1,73,000 ट्रूप्स उनके बाहर में हैं।
बैप्टिस्ट चर्च का 130 ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 130 कंट्रीज में, और 1,76,000 मतलब उनके मतलब मिशनरीज काम कर रहे हैं। तो यूएस का जो डीप स्टेट है और या जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और जो ये आप कोलंबियन बेस्ड जो बैप्टिस्ट चर्च, ये जो म्यांमार में आप देख रहे हैं ना, ये चेन कचिन, ये सब के सब ये कोलंबिया में जाके वहाँ पर उनके बैप्टिस्ट चर्च के कन्वेंशन। तो सर आई वांट टू देन आस्क यू, ये सरकार भी क्या इतना नालायक है क्योंकि दे आर रिफ्यूजिंग टू टेक ऑन दिस इकोसिस्टम? सोनिया गांधी तो समझ में आता है, पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये वो एक एडवर्टीजमेंट आता था ना कि घर सब बदल डालूंगा घर के। मैं ये नहीं कहता हूँ, कोशिश हो रही है। अगर कोशिश नहीं होती तो हमारा आज था बात ही नहीं। पर सर कोशिश का कहाँ पॉइंट्स मिलता है? नोबडी रिमेंबर्स हु वन द सिल्वर मेडल। नहीं वो Can I make a intervention? So, fantastic point, especially he made about the power of the Baptist Church, but of the US. But it's not just the Baptist Church alone. So, sometime during Eisenhower's presidency, a guy, a very zealot, actually, he was literally a zealot and a literalist of the Bible, a Pakka fundamentalist named Abraham Verity. So that man, after working for decades, lobbying with various politicians and public organizations, he came up with a scheme to bring together the combined power of all the churches, irrespective of denomination and, the schism that exists, Catholic and Protestant. As a result, the heads of all churches in the US, they started a program called the National Prayer Breakfast Meeting, which is done even today. And it happens every year or on the year after the election of the new president, sometime in January or February, on the Thursday of each year. So this National Prayer Breakfast Meeting is a compulsory attendance for the President of the United States. ठीक है? उसमें it is a committed event attended by all kinds of random people. For example, one high profile name, Benazir Bhutto, the Sheikh of UAE, people like that, and lots of deals, corporates, they all do. Essentially, this is how the church controls the power, political power, and holds the strings of various levers of power in the US. Now, can you imagine the sons and sadhus of all the various mutts and different, institutions, Hindu institutions, Jain, Sikh, I don't see a difference between them, having a program similar to this. इधर तो मिलने से ही डरते हैं। अगर चंद्रचूड़ जाके घर में पूजा करते हैं तो उसको फिर उसको निकाल दो, इम्पीच करो, ये करो, हो जाता है। So this is how they play the game, and infiltrating, setting up military bases, quasi armies in India. It's nothing, sir. They've toppled entire regimes. पर देखिए, इसमें आप क्या मानते नहीं हैं कि गलती हमारी है? बिल्कुल है। कि हम सेक्युलरिज्म नाम का चीज जो है, हम सेक्युलर नहीं है, हम धर्म निरपेक्ष हैं। फ्रांस में लाइसिते है, अमेरिका में सेक्युलरिज्म है। ऑल थ्री आर वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। पर हमारे स्कूल में बेसिकली ये भी सिखाया नहीं गया है कि ये तीन कॉन्सेप्ट अलग अलग क्यों हैं, कैसे हैं, व्हाटएवर। सो जब भी जाके टीवी पे ये डिबेट होता है, सब जाके अपने आप को बुद्धू बनाते हैं क्योंकि 101 भी उनको नहीं पता है। तो गलती तो हमारी ही हुई ना। जी बिल्कुल, because of the kind of leadership that was our misfortune to have after independence. Here's the simplest and the foolproof definition of secularism. You can feel to borrow it, steal it. पर सर, Indian secularism is the unwritten Quran of Nawab Nehru. अभी जी इसमें सब आ जाता है। I'll take only 1 minute. हाँ जी, देखिए वो क्या होता है कि when a major surgery is scheduled ना, तो पहले वो पैरामीटर्स को थोड़ा ठीक करते हैं। भाई शुगर बढ़ा है, इसको कंट्रोल करो, हेमोग्लोबिन कम है, इसको थोड़ा ऊपर लाओ, बीपी ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करो, बहुत ब्लीडिंग होएगा। एंड देन यू प्रिपेयर द बॉडी 10-12 यूनिट ब्लड का, और जब एम्पुटेशन करना ज़रूरी हो जाता है ना, तो गैंग्रीन हो जाएगा, पूरी बॉडी में फैलेगा, तो एम्पुटेशन सर ज़रूरी हो जाता है। आई थिंक बट सर हम लीडरशिप इज प्रिपेयरिंग, थोड़ा हीमोग्लोबिन बढ़ा रही है। अभी 10 साल में कुछ इम्प्रूव हुआ है, अभी 5 साल और चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 5 साल बाद सर्जरी होना है दर। अभी फिजिशियन बैठा है,
अभी नाउ द केस विल गो टू द ओटी, तब सर्जन आएगा, ठीक. एम्पुटेशन होगा. I will take this on advisement because पहले 5 साल में I absolutely did not trust मोदी. फिर 370 हुआ, फिर राम मंदिर हुआ, तो I do believe he will do it at the right time. My worry is कि right time से पहले election time ना ये हो जाए, है ना? मतलब मोदी इज अ फिजिशियन. Yeah. Now we need a surgeon and an oncologist. बिल्कुल. But Modi is a physician. ना अब सर्जरी की बारी है ना. द बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर द सर्जरी. तो 10-12 यूनिट ब्लड भी निकलेगा, वो भी अरेंज कर, थोड़ा इतना तो जाएगा. फिर एम्पुटेशन होता है, तब दिक्कत होती है बॉडी को, हम मानते हैं. बिल्कुल. But it won't be easy. It won't be easy. वो दोनों है, वो ऑन्कोलॉजिस्ट भी है, सर्जन भी है. So अभिजीत जी, let me ask you this. देखिए, जब ये ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी होगा, दर्द तो होगा भाई, ठीक है. अब इसमें क्या है कि ऑन वन साइड ये सर्जरी होगा और दूसरे साइड में हमको पता है जैसे शाहीन बाग या फार्मर्स प्रोटेस्ट में ये प्रोटेस्ट सब होने वाला है. व्हाट डू यू थिंक इज द टिपिंग पॉइंट वेयर public pressure becomes so much that the surgery has to be called off? Because for a government that kowtows to, I mean, शाहीन बाग को तो कोविड ने ख़त्म किया था, सरकार ने थोड़ी ना ख़त्म किया था. और जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था उसको तो सरकार ने कैपिचुलेटेड. So what do you think is that point where Modi says भाई तू कुछ भी कर ले, मैं फिर भी ये करने वाला हूँ, number one, or the protesters win? Yeah, so the Modi government did capitulate when it came to the farmer protest. Yes. So what could be the tipping point? I think, look, the deep state has all kinds of a lot of agency within India. They can unleash riots on demand. They can unleash protests on demand. They can affect the results of elections and all that. So if there is widespread rioting or that sort of thing in the country, then maybe it could force whichever government is in power to stop whatever action it is taking. So that's a problem we are facing in India. We are deeply infiltrated. We are deeply penetrated. We are compromised at so many different levels, institutional levels and on the ground and all that. And the deep state, the US, has a tremendous amount of agency in India. Yeah. And if they unleash this sort of thing in India, then it could perhaps force the government, whichever is in power, to perhaps stop whatever they're doing, oncological surgery or whatever it is. बिल्कुल. Sir, Colonel sir, I wanted to ask you just a very quick 10-second intervention from you. If given your experiences, what percentage of our civil service would you say is compromised? 60%. 60% 60% of the civil service is compromised. Yes. तो sir, where is the hope then? तो देश तो बिक ही गया. नहीं. अब और बेचने के लिए बचा ही क्या है? मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, एक किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा था. हम लोग गोल्फ क्लब में बैठे हुए थे, तो ही सेज कि जर्नलिस्ट था कि कर्नल साहब एक बात बताइए कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पेट्रियट्स इन द आर्मी. तो पहले तो मुझे लगा कि कौन सा ये बेहुदा सवाल है, लेकिन सडनली समथिंग स्ट्रक मी. मैं बोला देखो, आई एम नॉट गोइंग टू डक दिस क्वेश्चन. मेरे को 2 मिनट चिंतन करने का समय दो. तो मैंने कहा जवान्स और ऑफिसर्स बिलो ऑफिसर, मैं पर्सनल बिलो ऑफिसर्स रैंक 80 to 90%, और ऑफिसर्स 30 to 40% और मे बी इवन लेस. अब ये देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ वो ऑफिसर बहुत अच्छा होगा, बहुत प्रोफेशनल होगा, करियर में बहुत अच्छा कर रहा होगा, ही मे बी इवन ए गुड फाइटर, सब कुछ वो करेगा, गैलेंट्री अवार्ड विनर भी होगा, ठीक है. यू हैव अभी देखो ना, ये इसका नसरुद्दीन शाह का भाई ने जो बकवास किया, जफरुद्दीन शाह, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही रोज टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल. जकी जब पलायन हुआ हिंदुओं का, वही था ना कोर कमांडर. तो अब उसको क्या बोलेंगे? पैट्रियट का आपने कहा. पैट्रियट का वो होता है जिसको इस देश की मिट्टी, इसकी आबो हवा, इसकी संस्कृति से जिसको प्रेम है,
जिसको इस देश की सफलताओं से पर गर्व है और विफलताओं पर जिसको चिंता होती है। जी, so you're saying that there are systemic incentives to not be a patriot the higher up you go the ladder. यानी कि आप जितना भी प्रमोशन चाहते हैं, आपसे जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बन नहीं पाएंगे जब तक कि आप वो एक किस्म का सेक्युलरिस्ट लाइन टो ना करें, विच इज़ वॉट यू हैव टू डू व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एज वेल. यू हैव टू रीड द हिंदू एंड इंटरनलाइज द हिंदूज एंड फ्रंट लाइन स्पेशली. चलिए सर, अब हम क्या करते हैं, 20 मिनट बचा है पर इतने सारे क्वेश्चन आए हैं कि हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि फिर ऑडियंस का भी थोड़ा पार्टिसिपेशन हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, इफ यू हैवंट पुट येशू येशू एट द टॉप ऑफ योर क्वेश्चंस, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क योर क्वेश्चंस. ओके, आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस. अच्छा, श्वेता संपत, थैंक यू श्वेता संपत जी. उन्होंने एक्चुअली क्रॉस ड्रॉ किया है और लिखा है नीचे मेरा येशू, मेरा येशू. झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ. ये क्रिश्चियन कैन नेवर लाई, रिमेंबर दैट. What is the true story behind the jailing of the Kanchi Shankaracharya? Why did the Hindu community tolerate it? बिल्कुल सर. And a larger question is, हम क्यों इतने नपुंसक हैं? तो आप ही से पूछ लेता हूँ, बताइए. सर, जिस राज्य से शंकराचार्य जी थे ना, उस राज्य ने एज हिंदू कब वोट किया? आप बताइए, हिंदू बन के वोट कब किया? मैं उस स्टेट से हूँ सर, पर but we are much more. you are a minuscule minority. He is a troll DMK supporter, sir. Nobody knows this. I am a DK supporter. तो या पंजाब में हिंदू बन के कब वोट किया पंजाबियों ने? हाँ, तो सर, जब आपने हिंदू बन के वोट ही नहीं किया तो आपको क्या व्यथा होगी अगर शंकराचार्य जी को जेल हो जाए तो? आप बताना. कोई जी जी. शंकराचार्य को विक्टिम इसलिए बनाया गया, विदेशी महिला के द्वारा पर्सनली क्योंकि वो धर्मांतरण को रोक रहे थे, वो शुद्धिकरण का वो कर रहे थे, और हमको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए. बिल्कुल. आई थिंक जनरली हमको शर्म आनी चाहिए कि वी नेवर ओपन आवर माउथ नो मैटर व्हाट हैपेंस. तो ये बट ये स्वामी जी के लिए वेरी स्पेसिफिक है. पीयूष जोसेफ ने ये क्वेश्चन किया है. क्या लार्ज स्केल घर वापसी का अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स लड़ने के लिए? मुझे आई डोंट बिलीव इन दिस घर वापसी से काम नहीं चलेगा. जहां आपको, फिर वही मैंने कहा, जहां एम्प्यूटेशन और सर्जरी की जरूरत होती है वहां एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क. जब गैंग्रीन हो जाए ना, Perfect. एंटीबायोटिक्स डोंट. Next question is from Yashpal Sebastian. Thank you, Yashpal Sebastian. He says he has accepted Jesus as his only savior. And Abhijit, I'll ask you this. I hear a lot about the deep state of the USA. Very good question. Why don't we create our own deep state? What stops us? Yeah. So what's the deep state? It's an extra democratic power center that exists in the U.S. and the results of elections don't affect it at all. Whoever is the president doesn't matter. These are people who are unelected and they are always in power. So that's the kind of thing it is, and it is actually dangerous for the people of the U.S. and very dangerous for the world because they control the entire world through various means. They have power projection ability across the world. So to develop such a thing, first of all, you have to ask yourself: is it good for our country? Is it good for our civilization? Is it going to, in the long run, do us harm? And secondly, if you decide that it's not going to do you harm and you want to create a deep state, then you will have to invest in it. It takes time. It takes years, decades, perhaps even centuries to create the power projection abilities and all that stuff. So essentially, it's an extra constitutional, extra democratic power center that never dies and it's always in place. I'm not sure if we want that sort of thing in India. I'm not sure if it's a good thing for India. Right. Absolutely. No, I don't think it's. no, not in a million light years. They are part of the money deep state. जिसका पैसा उसका deep state. Even if they want to, they don't have the wherewithal or the brains to do that. Yeah. As simple as that. Dr. Christian Sebastian Joshi, he calls himself a Christian pastor, Christian Brahmin pastor. Mother Teresa, saint or conversion machine? I think we know the answer to We know the answer. She is known widely infamous as the Ghoul of Calcutta or the Ghost of Calcutta. So there's a famous anecdote about her, taking sick people, leprosy infected people, and allegedly healing them through the miraculous powers of Jesus Christ. So
apparently one using all kinds of unscientific methods, non-sterilized syringes and all that. The point is, there's a nice anecdote about her. Apparently one patient was in excruciating pain and वो चिल्ला रहा था कि कोई मुझे medicine दे दो and things like that. So she comes to him, takes his head on his lap and then caresses his head and says that, don't worry, in a few minutes, Jesus will heal you. Jesus will kiss you. He said, you're feeling this pain, because Jesus is kissing you. Then he says, then ask your Jesus to stop kissing me. तो अगला प्रश्न है The kiss of Christ is fatal to Hindu civilization. यस सो अगला सवाल है कर्नल साहब के लिए, और ये सिस्टर सुजाता आप्टे ने पूछा है, जो एक्चुअली मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी में नन है. उन्होंने लिखा है उधर, और बहुत सुंदर सा तस्वीर भी ड्रॉ किया है उन्होंने मदर टेरेसा का. तो इफ शाहीन बाग वाज व्हाई वाज शाहीन बाग अलाउड टू फेस्टर, and why was the so-called farmer agitation allowed to gain momentum? Why is it that our home minister has become ineffective to contain domestic unrest? Good question. Angry question, which I like. नहीं, हम लोग जो दिल्ली में रहते हैं, हम लोग आप सोचिए कि मानसिक कोई भी जो सोचने वाला आदमी, थिंकिंग पर्सन, वो कितना वल्नरेबल फील कर रहा हो. और पूरा देश, जब आपका कैपिटल अंडर सीज हो तो पूरा देश कितना वल्नरेबल फील करता है. इसका मुझे जवाब नहीं है, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि पूरी तैयारी थी कि किसान आंदोलन में एक गोली चल जाए, और वो इसको बांग्लादेश बनाना चाहते थे. तभी मोदी साहब ने कहा कि देश के लिए मैं ये कानून लाया था और देश के हित में मैं वापस कर रहा हूँ. और लेकिन आगे मेरा अपना ये है कि अब अगर कोई लाल किले पे चढ़ने की कोशिश करे तो उसके पिछवाड़े में सीधे गोली मारो. सर एक चीज़ मैं 1 मिनट में ऐड कर दूं बस. सर मोदी ने बेशक वो 3 कानून वापस ले लिए, इम्प्लीमेंटेशन पूरा है. Let me add to this, siege of Delhi. अब जो भी 10 साल में दंगे हुए, whatever, all these आंदोलन, all these students came out in support. So basically, Tuktek gang, spread over multiple issues, mostly all of them manufactured issues. So who creates these Tuktek gangs? Simple question. The teachers. Yes. उनको पकड़ो पहले. Clean up your campuses, clean up your universities. Rest everything will fall in place within 3 years. आपको पता है Clean कश्मीर up the में teachers. कश्मीर में what really triggered off the thing was the scheme called Rehbar-e Talim, where Farooq Abdullah introduced Yes, absolutely. to put Jamaat-e-Islami, which is the civil face of the Hizbul Mujahideen. They would nominate the teachers and they would get government employment. और colleges और इसको पूरा का पूरा भर दिया गया था ये Oh, they रहबार were not तालीम really scheme से. teachers actually, Abhijit. They were clerics. They were clerics. They were clerics. Exactly. Ah. Next question is to Abhijit Chavda. There are 2 questions, one after the other, by Nisha, servant of Christ Chandrani ji, and Asim, pastor Rastogi ji. They're very good Christians. I know them. They've done a lot of conversion work, especially in Jharkhand. They've converted at least 15 villages. So thank you, Sister Nisha and Brother Asim ji. So, question. When we talk about the leftist Sino-Wahhabi or LCM cabal's role in breaking Bharat and bleed by 1,000 cuts, why are we giving a clean pass to the Jewish community, given they were the ones who played a pivotal role in the creation of these deep state institutions and mechanisms? Well, that's a rather interesting question. The Jewish community. So we don't have much of a Jewish community in India. It's a very minuscule population. So it's clearly not an issue with the Jews within India. Now, when it comes to Israel, a lot of Indians simp for Israel. They put Israeli flags on their profiles and all that. And most Indians believe that Israel is India's unconditional friend. But the fact is that India and Israel have a very good relationship. We have a lot of convergence of national interest, and we're going to work together on those fronts. But Israel has its own interests. And Israel's number one ally, or whatever you want to call it, is the United States, right? And there have been,
allegations that some cookie terrorism is being supported from certain quarters in Israel. That is certainly something that can be looked into. If you look at the Israeli websites, their embassy's websites, you will see distorted maps of India being put out regularly. It was recently an issue on Twitter. So I would say that Israel is not. You cannot expect anybody to be your unconditional friend. Everybody has their own interests, and Israel definitely has its own interests. Recently, I was on this debate on Republic, and there were a couple of Israeli MPs there on the debate, and they were exhorting India, lecturing India, you need to be more pro-West, as if they own the West. So the relationship between India and Israel does have certain problems. And when it comes to the Tukre issue, there are lots of Jewish academics like Wendy Doniger and whoever else, the lady who wrote the Hindus, that book, I forget the name. Wendy Doniger, was it? Yeah. So these people are definitely involved. And this Audrey Trushke, she's also Jewish, I believe. She's not Jewish? She's a Presbyterian or something. I think she's a Jewish person married to a Presbyterian. Okay, whatever. Doesn't matter, but she's not Jewish. Okay, she's not Jewish. She's a scoundrel. It doesn't matter whether it's Jewish or Christian. But you know the most stark difference is on Iran because Khomeini's regime and the Islamic Revolution are far less anti-India than the Shah was. Oh, The Shah was vitriolically anti-India. Yes. So why? I mean, we should be like, it's fun watching somebody get bombed. I mean, precision bombing is a lovely thing. But it's like playing a video game, vicariously playing a video game. वो target लगता है और फिर boom. But that aside, in India I notice Iran पे डाल रहा है ताली. Tali. क्यों? I don't know why. Because this regime has done no wrong to us. Absolutely. In fact, in Kashmir, they've helped us out. Let's be clear about it. Look, Iran and Pakistan are adversaries. Pakistan is our number 2 or number 3 enemy. Enemy is our friend. And Iran is kind of a friendish nation Yeah, for us. absolutely. Right? What has Iran done to harm our national interest? Apart from some silly statements once in a while. But Yeah. beyond that, nothing. बिल्कुल. और दूसरा सवाल इन्हीं से हैं, these good Christian soldiers. Is it true that Vivekananda, Dorabji Tata and Motilal Nehru were part of the Freemason Society? Apparently, it's true. Is it? Yes. If you go to the... It's also an urban legend, but I won't place too much emphasis even if it were true. Okay, so the next part of the question was how do we trust them if they were? But let me tell you something. If you're a Parsi and member of the Freemasons, I think the Parsi community will have a lot to say about it. Bhai, तुमको पूरा, we may not be, जैसे पंडित जी ने बोला था, we may be very lax about things. They are not lax about anything, I will tell you that. They will do full societal boycott. Half your family they will not even let you inherit your father's property. So you forget about that. The next question is from Susham. Sushan is clearly a good Christian soldier as well. He's put crosses all over this. Muslims are a highly weaponized society in their homes and mosques also. In the event of street fights, even if the Hindus come out in large numbers, they would be brutally killed. I disagree with that. Can a plan be worked out to weaponize Hindu society with legal or illegal weapons? Who wants to take this? देखिए क्या है कि ये जितने विचारधाराएं जो है ना ये सारी इम्पोर्टेड हैं, चाहे वो जिहादिज़म हो, माओइज़म हो, अभी वोकिज़म, वो भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है. ये सारी विचारधाराएं हैं, इनमें एक चीज़ कॉमन है, ये सब के सब टोटलिटेरियन हैं. इनको खून से बहुत प्यार है, दूसरों के खून से. हाँ, खून से बहुत प्यार है. जब तक मुसलमान खून नहीं देखता है उसको खुशी नहीं होती है. तो ये हकीकत है. और बहुत लोग कहते हैं मैंने ये स्क्रिप्चर्स पढ़ा, वो मैंने भी पढ़ा है, और उसमें केवल खून और खून ही है. मैं जिस स्क्रिप्चर की आपको बात कर रहा हूँ, तो ज़रूर बहुत सोचे समझे रणनीति से हमको 19वीं शताब्दी से हिंदू और उसके भी पहले से हिंदू सोसाइटी को डी वेपनाइज करने का वो किया. आप कोई 6 इंच से ज़्यादा का वो आप चाकू नहीं रख सकते हैं. ये जो डी वेपनाइजेशन है, वरना हमको बचपन में याद है हमारे घर में तलवार होते थे, वो भाला होता था, सब कभी कभी सांप निकलता था तो उस भाले से ही हम लोग उसको वो करते थे. लेकिन आज आप गांव में चले जाएं ना, आपको एक तलवार मिलेगा घर में, ना भाला मिलेगा, लेकिन आपकी सुरक्षा कोई और नहीं करेगा.
अगर आप ये सोचते हो कि जो सुरक्षा तंत्र है उसके आते आते तो पता नहीं आपका क्या हो जाएगा, तो आपको इस पर खुद विचार करना है। और कम से कम जो संस्थाएं, जो लोग आपके लिए खड़े हैं, कम से कम डोंट डेमोनाइज देम, डोंट डेमोनाइज देम। सो एक मिनट, बिल्कुल, there is nothing illegal about the agricultural implements and the kitchen equipment. वो you can keep. There is nothing illegal. So agricultural equipments are very good weapons, and there is nothing illegal about them. Thank you. That brings us to the end of this good Christian session where 5 good Christians converted all of you to Christianity. And the best question award goes to Pastor Yashpal Sebastian, who asked the question, I hear about the deep state. pastor why नहीं बना, can't we brother create है। our own? अच्छा ब्रदर हैं ये अभी ग्रेजुएट में नहीं। ठीक है। ओके ब्रदर यशपाल, प्लीज कम एंड रिसीव योर लवली गिफ्ट. It is the Heads of Ravana by Rajiv Malhotra and Divya Reddy ji. Yashpal, brother Yashpal ji. Immediate. Do you want us? We met him 10 years ago. Didn't get around. Look at brother Yashpal ji. He is still committed to the Christian cause in spite of everything. Yeshu, Yeshu.